गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुमन संधू। इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो जो मैं आपको आज अपने पर्यावरण में जो आज का टॉपिक है वो अपना है कि जो हमारे जलवायु परिवर्तन यानी कि जो हमारे क्लाइमेट में चेंज हो रहे हैं उस चेंज से संबंधित जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए जा रहे हैं उन अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बारे में मैं आपको आज बताऊंगी। यानी कि जो हमारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जो हमारे क्लाइमेट में चेंज हो रहा है उसके लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, तो इसके जो सहकारी अंतर है इसमें देखो जो हमारा जलवायु परिवर्तन के लिए अंतर सहकारी पैनल जो हमारा है जलवायु परिवर्तन जो अब इसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए जा रहे हैं उसमें है जलवायु परिवर्तन के लिए पहले है इसमें जलवायु परिवर्तन के लिए सहकारी जलवायु परिवर्तन के लिए सहकारी जलवायु जो हमारा परिवर्तन है उसके लिए सहकारी पैनल कौन सा पैनल है, उस पैनल का नाम है IPCC। इस पैनल का नाम है जो है IPCC। इसका अर्थ है P का अर्थ है जो हमारा IPCC है उसका अर्थ है PCC का इसमें की पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि जो हमारे इसमें जो चेंज हो रहे हैं पैनल में, तो क्लाइमेट जो हमारा पैनल है पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज PCC का मतलब है यानी कि लगभग 20वीं सदी, कौन सी 20वीं सदी के आसपास औद्योगिकीकरण जो हमारा 20वीं शताब्दी है, इस 20वीं शताब्दी में औद्योगिकीकरण है जो औद्योगिकीकरण के कारण जो हरित ग्रह गैसों का प्रभाव अत्यधिक हो गया है। किनका? ग्रीन हाउस का जो प्रभाव है, गैसों का प्रभाव बहुत अधिक मात्रा में हो गया है हमारे क्लाइमेट यानी कि हमारे जलवायु में, जिसके तहत जो मानवीय क्रियाएं हैं जो इन क्रियाओं के द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्र महासभा, कौन सी राष्ट्र महासभा द्वारा ब्रटलैंड कमीशन, कौन सी ब्रटलैंड कमीशन है जो ब्रटलैंड कमीशन है जो उनके द्वारा ब्रटलैंड कमीशन जलवायु परिवर्तनों से संबंधित है की रिपोर्ट पर पुनः बैठक की आवश्यकता महसूस की गई है। यानी कि जो हमारी राष्ट्र महासभा है द्वारा ब्रटलैंड कमीशन जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो रिपोर्ट पर पुनः बैठक की आवश्यकता महसूस हुई है। बढ़ती हुई जलवायु परिवर्तन समस्या के समाधान हेतु, यानी कि जो हमारी बढ़ती हुई जलवायु परिवर्तन है, बढ़ती हुई जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान हेतु 1988 में 1988 में विश्व विज्ञान संगठन, कौन सा विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि जो वर्ल्ड जो हमारा मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन तथा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, जो पर्यावरण कार्यक्रम में विश्व संगठन जो किया गया था, इसमें कार्यक्रम में यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम द्वारा PCC, कौन सा PCC पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की स्थापना की गई। यह संयुक्त राष्ट्र UN है, कौन सा संयुक्त राष्ट्र UN, कौन सा संयुक्त राष्ट्र जो UN है, UN एवं विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, कौन सा WMO जो हमारा वो ये संगठन है WMO विश्व मौसम संगठन के सदस्यों के लिए कार्यरत है। इसके द्वारा जलवायु की स्थिति का अध्ययन
किया जाता है तथा उस पर रिपोर्ट तैयार की जाती है तथा यह अलग अलग मॉडलों के भविष्यवाणी एवं जो है देता जलवायु परिवर्तन विज्ञान उपाकर्षण आदि कार्यरत हैं। इसकी IPCC की रिपोर्ट, इसकी IPCC की रिपोर्ट, IPCC की जो रिपोर्ट है वो क्या रिपोर्ट है? IPCC की रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन की जो पहली मूल्यांकन रिपोर्ट कब तैयार की गई? जलवायु संबंधित जलवायु परिवर्तन का जो मूल्यांकन हुआ था उसकी पहली रिपोर्ट कब तैयार की गई थी? 1990 में। कब की गई थी? 1990 में तो तैयार की गई, जिसे संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा UN जनरल असेंबली द्वारा यूनेस्को के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनेस्को द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय भूमिका निभाई गई। इसे इसरो रिपोर्ट, इसरो रिपोर्ट कौन सी? इसरो रिपोर्ट जो हुई थी, इसरो रिपोर्ट 1995, इसरो रिपोर्ट 1995, ये दूसरी रिपोर्ट। पहली रिपोर्ट हुई थी IPCC रिपोर्ट, जो इसमें पहली रिपोर्ट 1990 में जलवायु परिवर्तन से संबंधित, दूसरी हुई थी इसरो रिपोर्ट 1995, और जो हमारी तीसरी रिपोर्ट हुई थी 2000 जो हमारी दूसरी रिपोर्ट हुई थी वो 2001 में। तीसरी रिपोर्ट, पहली हुई थी 1990, दूसरी 1995 और तीसरी 2001। और जो हमारी आगे की रिपोर्ट है, चौथी रिपोर्ट 2004 में तैयार की गई। चौथी रिपोर्ट जो 2004 में तैयार की गई थी, इसे IPCC की अंतिम रिपोर्ट वर्ष 2018 तैयार की गई। IPCC जो अंतिम वर्ष रिपोर्ट है वो कब तैयार की गई? 2018। कब की गई? 2018 में। 2018 में रिपोर्ट तैयार की गई, जिससे निष्कर्ष है कि जो हमारा वैश्विक तापमान वृद्धि में स्थिति हो रही, इसकी वैश्विक तापमान की वर्तमान स्थिति मानव जनित ग्लोबल वार्मिंग 2017 से ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापमान, कौन सा? वैश्विक ताप में वृद्धि, वैश्विक ताप में वृद्धि जो रिपोर्ट 2017 यानी कि मानव क्रियाओं द्वारा वैश्विक ताप वृद्धि उनकी पूर्व औद्योगिक स्तर पर 1 डिग्री सेल्सियस 2017 रिपोर्ट की गई थी। उसमें औद्योगिक स्तर है जो वो कितना है? 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक पहुंच गई थी। अलग अलग देशों की जलवायु परिवर्तन यानी कि अलग अलग देशों की जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन से वर्तमान प्रयासों को देखते हुए 2030 से 2052 तक के मध्य तापमान जो उसमें कितनी वृद्धि हो जाएगी? 1.5 कितना? 1.5 डिग्री सेल्सियस उस तापमान में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। सेल्सियस तापमान में वृद्धि, सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो जाएगी। 2030 से 2052 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो जाएगी। इससे कि सेल्सियस ऊपर तक जाने की संभावना है, और जो वर्ष 2000 के बाद मानव जनित तापमान अनुमानित स्तर ऐतिहासिक काल घटित सौर एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के योगदान के कारण उत्पन्न तापमान को अनुमानित स्तर हो चुका है। और इसमें 1.5 डिग्री सेल्सियस जो हमारी हो रही है, 1 डिग्री 5 सेल्सियस वृद्धि पर ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो कि हमारा जलवायु परिवर्तन है, वायु परिवर्तन, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, इससे भी प्रभाव जो हानिकारक सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग प्रभाव का बहुत ही नकारात्मक परिणाम हो सकता है। समुद्रों के स्तरों में वृद्धि
के साथ वर्षा की मात्रा में भी वृद्धि होगी, यानी कि तापमान में वृद्धि के 2030 से 2052 तक हमारी जो जलवायु है उसमें कितना बढ़ोतरी हो जाएगी, 1.5 डिग्री जो बढ़ोतरी के कारण हमारा जो पर्यावरण है ग्लोबल वार्मिंग प्रभाव बहुत ही नकारात्मक परिणाम होंगे इस चीज के। और इससे जो हमारा समुद्र स्तरों में वृद्धि, यानी कि समुद्रों का जो जल स्तर है उसमें क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। और वृद्धि होने के कारण वर्षा, साथ ही वर्षा की मात्रा में भी वृद्धि होगी तथा कहीं सूखे तो कहीं बाढ़ की बारंबारता अधिक हो सकती है, जिसके साथ साथ जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तीव्रता में वृद्धि होगी तथा जो हमारे महासागर हैं, महासागरों में अम्लीकरण का प्रभाव अत्यधिक होगा, जिसकी वजह से कि समुद्री जो परितंत्र है वो नष्ट हो जाएगा। में 2030 से 2052 तक जलवायु परिवर्तन में ऐसे ही जब जलवायु में बढ़ोतरी हो रही है, परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसे ही बढ़ोतरी होती रही तो इससे हमारा जो समुद्रों का जल स्तर है उसमें वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि होने के कारण हमारा जो समुद्री परितंत्र है वो भी क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो इसमें स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड है जो हमारा, इसमें स्पेशल जो हमारा स्पेशल क्लाइमेट चेंज है, स्पेशल क्लाइमेट चेंज है जो चेंज फंड है जो हमारा स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड है, क्लाइमेट चेंज फंड। इस चेंज फंड के कारण इसकी स्थापना कब की गई थी, वर्ष 2001 में। इस स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड की स्थापना 2001 कब 2001 में की गई थी, 2001 में तथा कोप7 की देख रेख में अनुक्रिया स्वरूप दिया गया है। और यह लिस्ट है जो संयुक्त फंड का पूरक और इसके विपरीत जो है इसका प्रभाव विकासशील देशों में कार्यरत है। उसके बाद दूसरी जो रिपोर्ट तैयार की गई थी वो थी एडाप्टेशन फंड, दूसरी है जो एडाप्टेशन फंड है जो एडाप्टेशन फंड इसकी स्थापना वर्ष 2001 में की गई थी। इसकी स्थापना भी 2001 में की गई थी और इसमें भी इसका उद्देश्य क्योटो प्रोटोकॉल, इसका जो मुख्य उद्देश्य था जो हमारा क्योटो प्रोटोकॉल है के पक्षकार जो विकासशील देश हैं, देश जो जलवायु परिवर्तन हेतु कार्यरत हैं हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना, जिनकी जो हमारे एडाप्टेशन फंड 2001 में तैयार किया गया था। इसमें जो क्योटो प्रोटोकॉल एक संधि थी, इस संधि में जो हमारे विकासशील देश हैं उन विकासशील देशों से जो वित्तीय सहायता प्रदान करना और इसके वित्तीय पोषण जो है ग्रीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म परियोजना गतिविधियों से प्राप्त आय के हिस्से एवं वित्त पोषण अन्य स्रोतों से किया जाएगा। और उसके बाद था तीसरा ग्रीन क्लाइमेट फंड, तीसरा था जो ग्रीन क्लाइमेट फंड, तीसरा है जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है वो जो उसमें जो बोर्ड इसकी स्थापना को 16 में की गई थी। इसकी जो स्थापना है वो 16 में की गई थी, किसमें की गई थी वो 16 में की गई थी। अंतर्गत इसके में कानकुन मैक्सिको में आयोजित है, कानकुन एक जगह है वो मैक्सिको में आयोजित किया गया था, इसके माध्यम से अनुकूलन एवं शमन जो हमारे अग्निशमन जो होते हैं उनके क्रियाकलापों हेतु विकासशील देशों की सहायता प्रदान की जाती है तथा जो हमारा विश्व बैंक के अंदर जो कार्यरत हैं उनके द्वारा। उसके बाद है हमारा आगे जो है संयुक्त मरुस्थलीकरण जो है मरुस्थलीकरण और संयुक्त राष्ट्र का को 14 संयुक्त राष्ट्र
संबंधित। आगे जो है मरुस्थलीकरण एवं मरुस्थलीकरण एवं संयुक्त राष्ट्र को 14 मरुस्थलीकरण एवं जो 2 नंबर इसमें है मरुस्थलीकरण एवं संयुक्त राष्ट्र को 14 का संयुक्त राष्ट्र का को 14 के अंतर्गत क्या क्या बताया गया है। इसमें है कि जो हमारा मरुस्थलीकरण जो जमीन है में अनउपजाऊ होने के कारण, यानी कि मरुस्थलीकरण उसे कहते हैं जहाँ पे रेतीला एरिया पाए जाते हैं और वहाँ पे जो पानी की मात्रा नहीं होती, पानी मात्रा के कारण नहीं होने के कारण वहाँ पे फसल उपज नहीं हो पाती, कृषि नहीं हो पाती। तो इसे जो अनउपजाऊ हो जाने की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जलवायु परिवर्तन तथा मानवीय गतिविधियों समेत अन्य कई कारणों से शुष्क, अर्धशुष्क और निर्जल और अर्ध नम इलाकों की जमीन रेगिस्तान में बदल जाती है। इससे जमीन की उत्पादन क्षमता में कमी और ह्रास होता है और एशियाई देशों में मरुस्थलीकरण पर्यावरण संबंधी एक प्रमुख समस्या है। भारत में निर्जल भूमि है जो के अंतर्गत गर्म जलवायु, शुष्क, अर्धशुष्क एवं अर्धनम क्षेत्र शामिल हैं और सरल शब्दों में समझे तो मरुस्थलीकरण एक तरह से भूमि क्षरण का वह प्रकार है जब शुष्क भूमि क्षेत्र जो है निरंतर बंजर होता है और नम भूमि भी कम हो जाती है, साथ ही साथ वन्य जीव और वनस्पति भी खत्म होती जाती है, इसकी कई वजह होती हैं। इसमें जलवायु परिवर्तन और इंसानी गतिविधियां प्रमुख है। जलवायु परिवर्तन एवं इंसानी गतिविधियां प्रमुख हैं। इसे रेगिस्तान भी कहा जाता है और दुनिया का 23% भौगोलिक क्षेत्र मरुस्थलीकरण की चपेट में आ चुका है। जो दुनिया का 23% भाग है, भाग मरुस्थलीकरण में आ चुका है, जिसमें मरुस्थलीकरण में आ चुका है। दुनिया का 23% भाग जो है 23% भाग मरुस्थलीकरण में आ चुका है और भौगोलिक जलवायु 23% में आ चुका है और भारत का कुल जमीन का लगभग 30%, इसका भारत का लगभग 30% भाग, कितना 30% भाग मरुस्थलीकरण में आ चुका है। दुनिया का तो है 23 और भारत का है 30। दुनिया का 23 यानी कि पूरे विश्व का 23% भाग है मरुस्थलीकरण में और भारत का 30% भाग है जो मरुस्थलीकरण में आ चुका है, हिस्सा बन चुका है। और विश्व और भारतीय जमीन का लगभग 30% और विश्व भर में तेजी से मरुस्थलीकरण होने के कारण माना जा रहा है कि वर्ष 2050 तक अगर ऐसा ही मरुस्थलीकरण बढ़ता रहा तो जो है दुनिया में वर्ष 2050 तक है, जो वर्ष 2050 तक मरुस्थली के कारण विश्व की करीब 70 करोड़ आबादी, विश्व की जो 70 करोड़ आबादी है, 70 करोड़ आबादी यानी कि जनसंख्या 70 करोड़ आबादी है, जो आबादी को पलायन के लिए यानी कि उस जगह को छोड़ के जाना पड़ेगा और मरुस्थलीकरण के कारण न केवल मानवीय जीवन पर प्रभाव रहेगा बल्कि जो वन्य जीव है, वन्य जीव भी इससे संकट में और बंकट के बादलों पर भी मंडरा रहे हैं और उनका जीवन
प्रभावित हो रहा है। अब जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क, जलवायु परिवर्तन पर 2 नंबर है इसमें, 3 नंबर सॉरी, जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क, जलवायु परिवर्तन पर जो है फ्रेमवर्क, इसमें जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क UN जो है UNFCCC है जो जलवायु परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क UNFCCC एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। क्या है ये UNFCCC? एक अंतरराष्ट्रीय समझौता, एक अंतरराष्ट्रीय समझौता। UNFCCC एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है, अंतरराष्ट्रीय समझौता, अंतरराष्ट्रीय समझौता है कि वायुमंडल में जलीय समझौता, इसका मुख्य उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का के उत्सर्जन को नियंत्रण करना। इस जो अंतरराष्ट्रीय समझौते का मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे ग्रीन हाउस की गैसें हैं उनके उत्सर्जन को नियंत्रण करना। यह समझौता जून 2092, यह समझौता कब हुआ था? जून 1992 कब हुआ था? जून 1992 को हुआ था ये समझौता, जिसमें कि इसका जो मुख्य उद्देश्य था पृथ्वी सम्मेलन के दौरान किया गया। इस समझौते पर विभिन्न जो देशों द्वारा हस्ताक्षर के बाद 21 मार्च 1994, विभिन्न देशों के हस्ताक्षर के बाद 21 मार्च 1994 को इसे लागू किया गया और UNFCCC जो है कि जो वार्षिक बैठक का आयोजन वर्ष 1995, इसका UNFCCC का जो बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 1995 तक लगातार किया गया, 1995 तक इसको लगातार किया गया था। और UNFCCC की वार्षिक बैठक को कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज के नाम से भी जाना जाता है। और इस पर जो संधियां हुई थी वो मुख्यतः 3 नीतियां थी। इसमें कारण 3 प्रमुख